आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं और जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में बोला था कि आपको एरोमेटिक कैरेक्टर्स जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आता है तो पहले तो पहचाने कि वो एरोमेटिक कैरेक्टर आया है कि नहीं आया है, और जब आता है तो किस प्रकार से उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, बढ़ाता है। इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इस कड़ी में कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, आपको फंडामेंटल्स के आधार पर सारी चीजों को समझाने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लिया है जो एडवांस एग्जाम के कैटेगरी में एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, और इसको हम बहुत ही फंडामेंटल लेवल से समझाने वाले हैं। इसको समझने के लिए हम किसी एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, फिर वहां देखेंगे रेजोनेंस की क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर मिलती है तो फिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और आगे की चर्चा करेंगे। तो यहां पर चर्चा को बढ़ाने के लिए हमने स्ट्रक्चर ए को चूज कर लिया, और यहां पर हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसको समझने के पहले आप पहले बोरॉन के बारे में समझें कि बोरॉन की क्या खास बात है। सबसे पहली बात तो ये आपको अपने एलिमेंट्री नॉलेज से पता होगा कि जो बोरॉन होता है वो स्टूडेंट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, और इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। और ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखने का एक तरीका होता है। हम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रखते हैं, इसका एक तरीका होता है जिसको ऑफ बॉब प्रिंसिपल बोला जाता है। तो देखिए यहां पर हम लोग ऑफ बॉब प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो कहता है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स रखें उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी कम है, और धीरे धीरे आगे बढ़ें, और बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। अब बात को समझें, जो ऑर्बिटल्स का एक बढ़ता हुआ एनर्जी का ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से है। हम लिखने जा रहे हैं, यार ध्यान दें। सबसे पहले आता है नंबर 1s का, ये लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल आता है। उसके बाद नंबर आता है 2s का, उसके बाद आता है 2p का, उसके बाद आता है 3s का, उसके बाद आता है 3p का, और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। अब ये जो कहानी आगे बढ़ रही है तो जरा हम अपने बोरॉन की स्थिति को देखते हैं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इन ऑर्बिटल्स को हम असाइन करेंगे। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें बच्चों, जो s होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, s में एक ऑर्बिटल होता है, और तो यहां 1s में एक ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से हम डेजिग्नेट कर रहे हैं, और यहां बच्चों 2s का भी एक ऑर्बिटल हो गया। और बच्चों ये जो 2p होता है, ये जो s p d f इनको सबशेल्स बोलते हैं। तो ये जो s सबशेल होता है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन जो बच्चों p सबशेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको 3 बॉक्सेस बनाने चाहिए। तो जब हम 2p की बात करते हैं बच्चों तो इसमें हम 3 बॉक्सेस बनाते हैं, 1 2 और 3। ये देखिए हमने 3 बना लिया। और एक बॉक्स में याद रखें, एक बॉक्स में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और आपको 5 देने हैं। तो आपको जिस प्रकार से दें, 1s को पहले, सबसे कम को सबसे पहले दें, और बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में ऐसे आप फॉलो करें। तो 1s में हमने 2 दे दिए, 2s में 2 दे दिए, 4 तो भर गए, 1 बचा। और ये जो 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये तीनों की एनर्जी सेम होती है। आप किसी भी बॉक्स में दे दे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ध्यान रखें, जब एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक को अप स्पिन बनाएंगे, एक को डाउन स्पिन बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में स्पिन करते हैं। एक क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करना जरूरी है,
तो एक को अप स्पिन बनाते हैं, एक को डाउन स्पिन बनाते हैं। जब आपने ये लिखा बच्चों, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देखें, यहां पर S के आगे संख्या 1 है और यहां पर S और P के आगे संख्या 2 है। ये जो 1 2 3 लिखा होता है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और ये जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग आउटर मोस्ट शेल के नाम से जानते हैं या वैलेंस शेल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर बच्चों जो वैलेंस शेल हो गया बोरॉन का, वो हो गया सेकेंड। यानी बोरॉन जब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, अपनी केमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका जो सबसे बाहरी शेल है, आउटर मोस्ट, जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हैं, वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन करेगा। वहां पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, अंदर वाले शेल यानी कि 1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस आधार पे हम समझ गए कि बोरॉन के पास जो है आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2s में 2 और 2p में 1। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो बोरॉन, अब हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बॉन्डिंग की कुछ ढेर सारी बातें हैं जिसको हम लोग क्लियर कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बोरॉन की तरफ देखते हैं इस एग्जांपल में, तो आप देखिए बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। एक लेफ्ट बनाया है, एक राइट बनाया है और इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है। आपको बता दें, एक बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी एक जो ऑर्बिटल है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो एक आपका हो गया, एक सामने वाला देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब बच्चों अगर आप बोरॉन की यहां पर स्थिति देखें तो बोरॉन की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि ये बोरॉन के पास 2s है और 2p है। ये जो 2s है और 2p है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, और ये 2p के 3 बॉक्सेस हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। आप देखकर ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो एक ही है। अभी हमने आपको बताया, अगर आपको एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो एक आपको देना होगा, एक सामने वाले को देना होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बन जाता है। उस आधार पर देखें तो बोरॉन के पास तो यहां पर एक ही ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड यहां 3 बना रहा है। यानी 3 बॉन्ड बनाने के लिए इसने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए एक यहां और एक यहां, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया होगा। तो आखिर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? आएंगे प्रमोशन से, एक्साइटेशन से। तो जो हमने नाम लिया ये प्रोसेस है, प्रमोशन या एक्साइटेशन बोले। और बच्चों इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक जंप कर जाता है इस 2p में। तो जहां 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया 2p में। और बच्चों जब वो जंप करके जाता है तो स्थिति क्या डेवलप होती है? कुछ इस प्रकार से स्थिति डेवलप हो जाती है। आप देखिए अब 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि एक तो जंप कर गया, और अब वो जंप करके कहां चला गया? 2p में आ गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने क्रिएट कर लिए इस प्रमोशन या एक्साइटेशन नाम के प्रोसेस से। अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से 3 बॉन्ड बना सकता है, और देखिए बना भी रहा है। अब अगला मुद्दा यह है कि इस पूरे प्रोसेस के बाद ये जो बोरॉन है इसके पास एक p जो है वो खाली रह गया। इसको बोलते हैं एम्प्टी p ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये जो बोरॉन है, अब इसकी खास बात क्या है, इसके पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जो खाली है, एम्प्टी है। याद रखें हमने कार्बोकेटायन में भी आपको समझाया था कि जो कार्बोकेटायन होता है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, वो 3 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, उसके पास भी बोरॉन की तरह 2s का 1 ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। उनमें से 3 का इस्तेमाल करके 3 बॉन्ड बना लेता है, एक ऑर्बिटल खाली होता है। और यहां पर भी बोरॉन के साथ सेम स्थिति आप देख सकते हैं, सिमिलर स्थिति देख सकते हैं कि ये 3 बॉन्ड बना रहा है।
आउटर मोस्ट में 4 ऑर्बिटल थे, एक 2s का था, 3 2p का था, जिनमें से 3 का इस्तेमाल कर लिया और एक खाली अपने पास बचा लिया। तो इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है और ये खाली ऑर्बिटल बहुत काम का होता है। जैसे कि कार्बोकेटायन का खाली ऑर्बिटल बहुत काम का था, वो रेजोनेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स को वहां एक्सेप्ट कर पा रहा था। और याद करें, रेजोनेंस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था उसी खाली ऑर्बिटल के मदद से। तो वो प्रोसीजर जैसा हमने बताया, अभी हम आपको ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। तो बच्चों, ये सारी जो घटना है, इससे आपको ये पता चल गया। तो यहां पर हम एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। इन सारी बातों से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि इस बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। अब ये जो वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये काम की चीज है और यही रेजोनेंस के लिए जिम्मेदार होगा। अब देखिए कैसे रेजोनेंस के लिए जिम्मेदार होगा, ध्यान से देखें। होता क्या है कि ये जो खाली p ऑर्बिटल है बोरॉन का, और ये जो पाई बॉन्ड आप देख सकते हैं बोरॉन, और ठीक उसके बगल में एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। बगल मतलब बोरॉन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस प्रकार से कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं। जैसे हम पहले बोलते थे प्लस सिंगल डबल, जब हम बोलते थे प्लस सिंगल डबल, तो वो जो प्लस होता था बच्चों, वो बेसिकली होता क्या था, वहां पर एक खाली घर होता था, खाली ऑर्बिटल होता था। ठीक इसी प्रकार ये जो बोरॉन है, इसके पास भी एक खाली p ऑर्बिटल है और वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस प्रकार से एक कॉन्जुगेशन डेवलप होता है। और अगर इसको हम डायग्राम से दिखाएं तो बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए बोरॉन है, ये बोरॉन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड आप देख सकते हैं, और यहां पर इस प्रकार से हमने ये ड्रॉ किया, ये रिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, रिंग हमने ड्रॉ की, ये बच्चों पाई बॉन्ड होता है। ऐसे देखिए, ये पाई बॉन्ड होता है, ये 2 p ऑर्बिटल ऐसे साइड से ओवरलैप करते हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड इधर भी है, एक पाई बॉन्ड इधर भी है। ये देखिए 2 पाई बॉन्ड है। और ये बोरॉन के पास बच्चों एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ये देखिए ये वेकेंट ऑर्बिटल है। तो होता क्या है, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इस पाई बॉन्ड से ओवरलैप कर जाता है, ऐसे, ये देखिए ऐसे ओवरलैप करता है और एक पाई नया शिफ्ट होता है। तो होता क्या है, ये वाला पाई इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये वाला जो पुराना वाला पाई था वो एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाता है। तो यही रेजोनेंस की कंडीशन आपको मिलती नजर आ रही है, जहां बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल बगल में जो ऑल्टरनेशन में एक पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, उसके साथ ओवरलैप करके एक रेजोनेंस का फॉर्मेशन करेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो वही चीज हमने यहां पर दिखाई है। अब इसको आपको कैसे बनाना है, अब उस पर थोड़ा सा नजर रखें। देखिए बहुत ही सिंपली, ये पाई बॉन्ड को बच्चों आपको ऐसे शिफ्ट कर देना है। देखिए एक पायदान आगे, जैसे कार्बोकेटायन में कर रहे थे, तो जिससे दूर जाएगा, देखिए इस कार्बन से दूर गया तो जिससे दूर जाएगा उससे प्लस आएगा, देखिए प्लस आ गया। यहां से हट गया तो यहां पाई बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा। एक स्टेप आगे चला गया तो देखिए यहां नया पाई बॉन्ड आपको दिखेगा। और जिसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, बोरॉन, तो इसे माइनस चार्ज आएगा। आप देख सकते हैं माइनस चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से आपने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। जब आपने ऐसा किया तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम लेफ्ट से कर लिए, राइट से भी तो ऐसे ही सिचुएशन है। हां बिल्कुल है, और यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है कि बोरॉन लेफ्ट से भी कॉन्जुगेशन में है, बोरॉन राइट से भी कॉन्जुगेशन में है। तो एक स्ट्रक्चर लेफ्ट से बनाना है और एक स्ट्रक्चर राइट से बनाना है। तो आप देख सकते हैं ऐसी ही पॉसिबिलिटी आप राइट से भी जनरेट कर सकते हैं। तो हम राइट से भी जनरेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो जब आपने लेफ्ट से किया बच्चों, तो लेफ्ट से आपने किया तो यहां से आप पहुंच गए स्ट्रक्चर बी में, ठीक है। अगर आपने राइट से किया होता तो आप कैसे करते, यहां से उठा के इधर, राइट से उठा के इधर करते, तो अब देखिए कौन सी स्थिति आ जाती, ये ए से आप डी बना लेते। ए से क्या बना लेते, डी। देखिए कैसे, जब आप राइट से शिफ्ट करते तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं। तो देखिए प्लस आ गया, और यहां से गायब होकर एक प्लेस आगे चला जाता, तो देखिए यहां पे पाई बॉन्ड एक प्लेस आगे आ गया है।
और किसके पास जा रहा है, बोरॉन के पास, तो माइनस आएगा। तो आप देख सकते हैं बोरॉन पे माइनस आ चुका है। तो ये जो बोरॉन है आपने देख लिया कि अपने वेकेंट p ऑर्बिटल की मदद से ये लेफ्ट से भी कॉन्जुगेशन में था, तो एक स्ट्रक्चर वहां से बनाया, और ये राइट से भी कॉन्जुगेशन में था, एक स्ट्रक्चर वहां से बनाया, और इसे क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ए से हम बी तलक कैसे पहुंचे और डी तलक कैसे पहुंचे। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सीखते हैं ये C कहां से मिला और ये E कहां से मिला। अब बारी इनकी है, तो चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं किस प्रकार से मिला। तो यहां पर थोड़ा सा हम स्क्रीन को साफ कर लें, और बाकी जो अभी हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ये तो हमने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अब ध्यान से देखें, अगर हम स्ट्रक्चर बी की बात करें, ध्यान से देखें, हम स्ट्रक्चर बी तक तो पहुंच गए, अब हम पहुंचेंगे बी से सी की तरफ। तो देखिए बी से सी पहुंचने का क्या तरीका है। हमने बच्चों आपको बताया है कि आप देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है और इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, और हमने बताया था कोई भी और ये कार्बोकेटायन होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन के ठीक बगल में एक ऐसा एटम लगा हो, हेट्रो एटम, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, जिसके ऊपर एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, तो वहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती। कैसे, ये जो एक लोन पेयर लेंगे, कोई एक लोन पेयर ले लीजिए, और ये इस प्रकार से ऐसे आगे की तरफ फिसल जाता है, और लोन पेयर जब आगे जाता है तो एक पाई बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ये ऑक्सीजन से दूर गया तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, और पहले दो लोन पेयर थे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पर, एक तो आगे फिसल के पाई बॉन्ड बना लिया, तो अब एक ही बचेगा ना, तो देखिए एक ही बचा है, और आगे ये देखिए पाई बॉन्ड इसने बना लिया, और किसकी तरफ जा रहा है, इस कार्बन की तरफ जा रहा है जिस पर पहले प्लस था। अब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस आएगा, और प्लस माइनस जोड़ के देखिए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया, स्ट्रक्चर सी आपने बी की मदद से बना लिया। कब बनाया, जब आप पहचान गए कॉन्जुगेशन की कंडीशन, जब आप पहचान गए कि यहां रेजोनेंस होगा। और कैसे पहचाना, एक कार्बोकेटायन कार्बन बियरिंग प्लस चार्ज से डायरेक्टली जुड़ा कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसकी तरफ फिसलता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है, जिससे दूर जाता है उसे प्लस आता है, और जिसकी तरफ जाता है उसे माइनस आता है। तो इस प्रकार से आपने बनाया। तो बच्चों आपके पास ये स्ट्रक्चर अब बन के तैयार है, और स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रक्चर सी। तो स्ट्रक्चर सी आपने बना लिया। अब बात करते हैं हम ई की। तो ई बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम ई का फॉर्मेशन देखिए डी से कर रहे हैं, तो हमने बी से सी बनाया, ए से बनाया बी, बी से बनाया सी, और ए से ही हमने डी बनाया था, अब डी से हम बनाएंगे ई। देखिए डी से ई कैसे बना रहे हैं, आप देखिए डी में ये अगेन एक कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज है, और इससे ठीक डायरेक्टली जुड़ा एक ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर है। तो यहां पर लोन पेयर आगे की तरफ स्लिप करता है टुवर्ड्स द कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। ये बच्चों ये आगे शिफ्ट किया इस प्रकार से, तो ऑक्सीजन से स्लिप होके आगे गया, तो देखिए ऑक्सीजन में प्लस आ गया। दो लोन पेयर पहले थे, अब मात्र एक बचा, और एक लोन पेयर चला गया पाई बॉन्ड बनाने, देखिए पाई बॉन्ड बन के तैयार, और किसकी तरफ गया, कार्बन, और उस पर माइनस आना चाहिए जिसकी तरफ जाता है, लेकिन पहले से प्लस चार्ज था, तो प्लस और माइनस मिलके जीरो, देखिए फॉर्मल चार्ज जीरो। तो ये आपने 5 स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड के देख लिए। अब इन पांचों स्ट्रक्चर्स में अब हम स्टेबिलिटी को कैसे जज करना है ये आपको बताएंगे, और इन पांचों में से कुछ में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया है, एक खास प्रकार की क्वालिटी आ गई है, एक फीचर आ गया है जो उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है और ज्यादा स्टेबिलाइज करता है। आपको ध्यान रखना है ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं एरोमेटिक कैरेक्टर, ये कंपाउंड को और ज्यादा स्टेबिलाइज करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो आखिर ये एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे पहचाने, उसका क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, और पहचानने का तरीका क्या, देखिए हम आपको बता रहे हैं। ध्यान रखें, हम यहां पे पहले आपको बता दें कौन कौन से एरोमेटिक है, फिर उनकी हम खास बात बताएंगे। आपको बता दें ये जो आपने ड्रॉ किया इसमें से जो स्ट्रक्चर ई है ये एरोमेटिक है बच्चों,
मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। एरोमेटिसिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का एक सिंबल है। और ये जो स्ट्रक्चर C है ये एरोमेटिक है। तो इन 5 में से 2 है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कितने एरोमेटिक है। अब हम आपको बता रहे हैं ये कैसे एरोमेटिक है। देखिए, एरोमेटिक होने के लिए चंद कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस फॉलो होनी होती है। सबसे पहली जो कंडीशन फॉलो होनी होती है वो ये बच्चों की साइकिल होना चाहिए। एक साइकिल होना चाहिए। वो 5 मेंबर्ड हो सकती है, वो 3 मेंबर्ड हो सकती है, वो 7 मेंबर्ड हो सकती है। साइकिल होना चाहिए और उस साइकिल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे, इस एग्जांपल से हम बताते हैं। जरा इस ई वाले पर ध्यान दें। तो यहां कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब आप कोई एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट करो। जैसे आपने बच्चों इस डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया, तो यहां पे देखिए अब एक सॉन्ग हम लोग गाने जा रहे हैं। कैसे? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो आप देखिए, आप पूरा साइकिल अगर इस सॉन्ग के साथ पूरा ट्रेवल कर लेते हैं तो इसको साइक्लिक कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यहां पर साइक्लिक मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। और इस प्रकार से अगर सभी लोग इन्वॉल्व हैं उस कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल डबल ऐसा जब हम लोग बोल रहे हैं, उसमें सभी एटम्स इन्वॉल्व हो गए साइकिल के, तो वहां पर एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन मिल गया, एक साइक्लिक करंट मिल गया। और ये अगर 6 इलेक्ट्रॉन की मदद से होता है, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से होता है, ये अगर 10 इलेक्ट्रॉन की मदद से होता है, इसको हक्कल्स रूल बोलते हैं, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो हमने क्या क्या बोला? अगर ये जो साइक्लिक, दूसरा चीज क्या है? साइक्लिक करंट होना चाहिए। एक साइक्लिक करंट होना चाहिए। और कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं साइक्लिक करंट में? इसको बोलते हैं 4n+2 रूल। बच्चों क्या बोलते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे n आप ले सकते हैं 0, n आप ले सकते हैं 1, n आप ले सकते हैं 2 एंड सो ऑन, 3 एंड सो ऑन। तो जब बच्चों आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। n आप 0 रख दीजिए तो 4 × 0 0 हो गया, और +2 है तो 2 हो गया। आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो एरोमेटिक होने के लिए हम आपको सबसे सिंपल चीज क्या बता रहे हैं? अगर आपको इस प्रकार से कॉन्जुगेशन मिले, आपको जो कॉन्जुगेशन हमने बोला उसमें कॉन्जुगेशन पाने के कई तरीके हैं। ये एक तरीका था। क्या तरीका था? यहां पर डबल सिंगल डबल, इस प्रकार का जब आपने बोला तो सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। अब जैसे इसी को हम सी पर इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं, तो बच्चों इसी को हम सी पर इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखें, सी वाले पर कहीं एक डबल बॉन्ड से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया, इस डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया राइट वाले से, तो यहां पर ये देखिए, ये डबल बॉन्ड 2 कार्बन को इंक्लूड कर लिया, डबल सिंगल फिर डबल, तो ये डबल बोले तो यहां ऑक्सीजन भी आ गया, ये वाला कार्बन भी आ गया, सिंगल फिर डबल, तो ये वाला अगेन कार्बन आ गया, ये बोरॉन आ गया। तो आप देखिए सारे एटम्स इस सॉन्ग में इंक्लूड हो गए। डबल सिंगल डबल जब बोला तो उससे सारे एटम्स इंक्लूड हो गए, वापस आप वहीं आ गए। तो इस प्रकार से जो साइक्लिक करंट है उसमें एरोमेटिसिटी हो सकती है अगर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर 2 हो, अगर 6 हो, अगर 10 हो। इस प्रकार से अगर नंबर है जो 4n+2 को फॉलो करे, जहां n आप 0 रख सकते हैं, n आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो वहां पे एक एरोमेटिक कैरेक्टर होता है और ये उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो जब भी एरोमेटिक कैरेक्टर वाले आप स्ट्रक्चर देखें तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, उनको आप आगे रखें स्टेबिलिटी में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कहीं भी बेंजीन टाइप की आप चीज देखें, ये एक सरल तरीका है पहचानने का। बेंजीन, आप बच्चों जानते हैं बेंजीन इस प्रकार से होता है। ये देखिए बेंजीन होता है। बेंजीन में एक साइकिल होती है 6 कार्बन की, और यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन होता है। और सारे कार्बन में आप जानते हैं जो नहीं बनाए जाते वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होते हैं। तो देखिए ये बेंजीन होता है। तो इस प्रकार से हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहा है। और यहां पर अगर आप वो सॉन्ग गाते हैं तो देखिए डबल सिंगल डबल, तो आप देखिए सब आपने इन्वॉल्व कर ली, सारे कार्बन इन्वॉल्व हो गए। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 पाई बॉन्ड है,
और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए बेंजीन एरोमेटिक होता है, बहुत स्टेबल होता है। तो ये आपको इस प्रकार का ई में भी दिख रहा है और इसी प्रकार से आपको सी में भी दिख रहा है, जिसकी मदद से आप पहचान गए यार ये तो बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो इस प्रकार से अगर एरोमेटिसिटी मिलती है तो स्टेबिलिटी इनहैंस हो जाती है। अब बारी है इनको एक ऑर्डर में लगाने की। तो अब हम इनको एक ऑर्डर में लगाने जा रहे हैं और आपको बताते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। और मेरे इस डिस्कशन से आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि बार बार सर एरोमेटिसिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर जरूर ज्यादा स्टेबल होंगे। बिल्कुल जी हाँ, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते ही है। और अब देखिए यहां पर हम इनको एक ऑर्डर में लगाने जा रहे हैं। जब बच्चों आप ई की बात करते हैं और सी की बात करते हैं, जैसा कि हमने बोला ये दोनों ही एरोमेटिक हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ये जो ई और सी है, ई एंड सी, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। अब ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स क्या है? अब आप बच्चों देखिए जो ई वाला है, आप ई वाले को ले लीजिए, इसको ऐसे पलट दीजिए 180 डिग्री, ई वाला उठा लीजिए, इसको 180 डिग्री पलट दीजिए और आप सी पर बैठाइए, एग्जैक्टली बैठ जाएगा। या आप सी वाला ले लीजिए, उसको 180 डिग्री ऐसे पलट दीजिए और ई पर बैठाइए, एग्जैक्टली डिट्टो मैच कर जाएगा। जब ऐसे कोई आप स्ट्रक्चर उठाएं, उसको घुमा फिरा के किसी दूसरे पर बैठा सके डिट्टो, तो वो स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। फिर से सुनिए, कोई एक स्ट्रक्चर लिया, उसको कुछ उल्टा घुमा फिरा के एक अगले स्ट्रक्चर के ऊपर बैठा दिया, तो वो स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट। और अगर ऐसे ही बैठ गए बिना घुमाए फिराए, बिना किसी चेंज के, तो समझ जाइए एक ही स्ट्रक्चर आपने एक से ज्यादा बार बना दिया है। उनको आइडेंटिकल बोलते हैं और ऐसा नहीं करना है। अरे एक ही स्ट्रक्चर अगर आप बार बार बनाएंगे तो थोड़ी ना अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ऐसे ही बैठ गए तो मतलब आइडेंटिकल है, एक काट के एक ही बनाइए। लेकिन कुछ घुमाना फिराना पड़ रहा है, उलटना पड़ रहा है, तो समझ जाए, और फिर बैठ जा रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, उनकी खास बात ये होती है सेम स्टेबिलिटी होती है, उनकी स्टेबिलिटी सेम होती है। तो बोथ ई एंड सी आर एरोमेटिक आल्सो and are equivalent also, therefore these will have the same energy, same stability. अब हम इनके बाद अब बात कर लें स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर डी की। तो हमने पहले तो हम कुछ ऑर्डर लगाना शुरू भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया E इज इक्वल टू सी। तो यहां थोड़ा हम स्लाइड साफ कर लें। अब E इज इक्वल टू सी सबसे पहले आएगा, E इज इक्वल टू सी, दोनों बराबर है। इसके बाद अब हमको डिसाइड करना है ए में, बी में और डी में। आप बच्चों ए, बी और डी की बात करें तो देखिए जो बी है और जो डी है, ये जो बी और डी आप देख रहे हैं, यहां पर चार्जेस आ चुके हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बोल रहे हैं, यहां पर चार्जेस आ चुके हैं। अब इन चार्ज, जैसा हमने बोला कि यहां पर चार्जेस आ चुके हैं, तो चार्जेस किस प्रकार के चार्जेस? आप देखिए यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। और अगर स्ट्रक्चर ए देखें तो ना कहीं प्लस है ना कहीं माइनस है। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आप देख सकते हैं, तीनों में सेम है। यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, यहां भी 2 पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर आप ई और सी में कंपेयर कराते हैं तो 1 पाई बॉन्ड ज्यादा था। यहां तो ए, बी और डी में 2-2 पाई बॉन्ड है। अगर आप ई और सी में कंपेयर कराएंगे 3-3 पाई बॉन्ड। हमने आपको बताया है ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां ज्यादा पाई बॉन्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब आप देख रहे हैं ए में, आप बी में और डी में पाई बॉन्ड सेम है। ए में खास बात क्या है, ना तो कहीं प्लस चार्ज है ना तो कहीं माइनस चार्ज है। ये फॉर्मल चार्ज नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन का सूखा पड़ा है ना कोई बाढ़ आई है। तो ऐसा देश जहां पर किसी स्टेट में ना तो कोई सूखा पड़ा है ना तो बाढ़ आई है, एक बेहतर कंट्री होता है, बेहतर जगह होता है। उनकी अपेक्षाकृत जहां पर कहीं प्लस भी है कहीं माइनस भी है, ये जो चार्जेस आ जाते हैं
बच्चों चार्जेस के आने से स्टेबिलिटी घट जाती है। तो अगर आप ए, बी और डी की बात करें तो ए चार्जलेस है, न्यूट्रल है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी ए में, वो एरोमेटिक नहीं था। लेकिन जो ई है और जो सी है वो एरोमेटिक था। एरोमेटिसिटी और एक बड़ी क्वालिटी है, तो वो चीजों को न्यूट्रल से भी बेहतर कर सकती है। तो यहां पर ई और सी आगे आ जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है बी और उसके बाद नंबर आता है ए का, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। और ई और सी पहले क्यों आते हैं? क्योंकि ये एरोमेटिक है। अब बारी आती है कि डी और बी में हम कैसे डिसाइफर करें। तो बच्चों अगर आप बी और डी की बात करें तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो अभी हमने बताया। आप बहुत ही सरलता से देख सकते हैं, अगर आप बी और डी को कंपेयर कराएं तो आप बहुत सरलता से इस बात को पहचानिए कि बी और डी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो बी और डी अगर आप देखें तो आप डी को ले लीजिए, आपने डी को लिया और आप इसको क्या करिए 180 डिग्री ऐसे घुमा दीजिए, तो आप देखेंगे डी को आप बी पर बैठा सकते हैं, या आप बी उठा लीजिए उसको 180 डिग्री घुमा दीजिए, आप डी पर बैठा सकते हैं। यानी बी और डी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी सेम होगी। तो इस आधार पे आप फाइनल लिख सकते हैं ए के बाद नंबर है बी का और बी बराबर है डी के, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस सवाल में कई पार्ट्स हो सकते थे। यहां पे कौन कौन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, कौन सबसे बेहतर है, कौन सबसे कम बेहतर है, कौन एरोमेटिक है, कितने एरोमेटिक हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सवाल एडवांस के लिए बन सकता है। तो आज हमने आपको इस सवाल के माध्यम से कुछ ये बताने का प्रयास किया। अब एक अगला सवाल हम उठाते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं जहां फिर से हम एरोमेटिक कैरेक्टर को एम्फेसाइज करने वाले हैं। तो अब हम अपने अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल की बात करें, यहां बच्चों आप देख सकते हैं हमने कार्बोकेटायन लिया है। तो अगेन हम किसी एक स्ट्रक्चर से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे क्या वहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, रेजोनेंस करवाएंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, फिर उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए, आपने ए मान लीजिए जैसे उठा लिया पहला स्ट्रक्चर, आपने देखा कि ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये क्या कॉन्जुगेशन में है? जी हां है। कैसे? देखिए आप बोल सकते हैं प्लस सिंगल डबल। देखिए प्लस सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन हुआ। तो यहां पर हमने आपको क्या बताया, स्पाई को ऐसे आगे शिफ्ट करिए, तो जैसे ही आगे शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन से दूर जाएगा। तो यहां से हम यहां बना रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो जैसे ही आगे शिफ्ट करेगा यहां प्लस आ जाएगा और ये पाई यहां से गायब होकर एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए आ गया, और जिसकी तरफ जा रहा है, इस कार्बोकेटायन की तरफ जा रहा है, तो इससे एक माइनस आएगा, प्लस माइनस देखिए क्या हो गया, जीरो फॉर्मल चार्ज हो गया और आपने ए से बी स्ट्रक्चर बना लिया। अब बी स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, फिर आप सोच रहे हैं क्या यहां पर कोई और भी पॉसिबिलिटी है। तो अब हम लोग जाएंगे बी से सी और हमको पॉसिबिलिटी दिख गई है, और वो पॉसिबिलिटी है प्लस सिंगल डबल। ये देखिए प्लस सिंगल डबल, ये पॉसिबिलिटी मिली। तो अगेन आप इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, तो जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो ये इस कार्बन से दूर जा रहा है, तो देखिए यहां प्लस आ गया, एक पोजीशन आगे चला गया, तो देखिए एक पोजीशन आगे डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन की तरफ आ रहा है जो प्लस चार्ज बियरिंग कार्बन है, तो उससे माइनस आएगा, प्लस माइनस देखिए फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो अब आपने बना लिया फ्रॉम बी टू सी। जब आपने सी बना लिया फाइनली, तो फिर आपने सोचा इज देयर एनी पॉसिबिलिटी लेफ्ट। तो आपने देखा ये प्लस सिंगल डबल, तो आपने देखा ये प्लस सिंगल डबल एक और पॉसिबिलिटी है। देख सकते हैं ये वाली पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, प्लस सिंगल डबल। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाले कार्बन से दूर जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहां प्लस चार्ज आ गया। तो अब हम बात कर रहे हैं सी टू डी जाने की। तो ये जो पाई बॉन्ड यहां था, यहां से उठ के यहां बीच में आ गया, तो देखिए यहां बीच में आपको पाई बॉन्ड दिखता है, इस कार्बन में प्लस आ गया क्योंकि इससे दूर चला गया, और ये स्ट्रक्चर डी आपने बना लिया। अब ये जो आपने सारी अब कुछ भी करेंगे रिपीट करना शुरू हो जाएगा।
तो ये जो आपने 4 पॉसिबिलिटीज बनाई, ये आपने कुछ कॉन्सेप्ट पे बनाया जिसको प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन से आपने बनाया है। तो अब हम लोग इनकी कुछ चर्चा करें स्टेबिलिटी के आधार पे, कौन बेहतर है कौन कम बेहतर है। चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब मेरी नजर गई स्ट्रक्चर नंबर डी पर, ध्यान से सुने, जब मेरी नजर गई स्ट्रक्चर नंबर डी पर, हमको कुछ एक अलग सी प्रॉपर्टी देखने को मिली। हमें इसमें एक बेंजीन रिंग दिख गई, और हम जानते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है ये किस बात का प्रमाण है? ये एरोमेटिक कैरेक्टर का प्रमाण है। इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, और आपको बता दें एरोमेटिक कैरेक्टर कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपको देता है। और ऐसा बेंजीन रिंग आप किसी में भी देख लें, तो वो चाहे ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, तीनों में बेंजीन रिंग कहीं नहीं है। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये एक एरोमेटिक कैरेक्टर प्रदान करती है। कहीं भी आप ऐसा देखें तो वो सारे स्ट्रक्चर्स को आप सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखेंगे। तो एक बात तो तय हो गई, ये जो एरोमेटिक कैरेक्टर है, जो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे साइक्लिक के करंट बना रहे हैं, ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे आगे आ गया डी, ये फर्स्ट पोजीशन पर। अब चर्चा करनी है स्ट्रक्चर ए में, स्ट्रक्चर बी में और स्ट्रक्चर सी में। ये चर्चा जब आप कर रहे हैं तो आपकी नजर गई स्ट्रक्चर सी पर, और आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर सी है यहां पर कार्बन 3 डिग्री है। अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, जो कार्बोकेटायंस होते हैं बच्चों, वहां पर कार्बोकेटायंस की जब हम बात करें तो वहां स्टेबिलिटी का जो एक ऑर्डर है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई एरोमेटिक को आपने सबसे आगे रखा, एरोमेटिक के बाद फिर 3 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री आएगा, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसमें प्लस चार्ज हो तो कार्बोकेटायन है। 3 डिग्री का बोलते हैं क्योंकि कार्बोकेटायन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बोकेटायन 3 बॉन्ड बनाता है। अगर तीनों ही साइड कार्बन हो, ध्यान से सुने, अगर तीनों ही साइड कार्बन हो तो उसको हम 3 डिग्री बोलते हैं। अगर 2 साइड कार्बन है तो उसको हम 2 डिग्री बोलते हैं, और अगर एक साइड कार्बन है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। तो आप देखिए, ये जो कार्बोकेटायन है सी में, इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये क्या हो गया? ये 3 डिग्री हो गया। और जब आप बात करते हैं ए की और बी की, तो बच्चों आप देखिए, चाहे आप ए ले लें तो यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, और तीसरा बॉन्ड जो नहीं दिखाया गया है वो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन दिखाना मस्ट है बॉन्ड लाइन डायग्राम में, और 3 बॉन्ड बनाता है। जो नहीं दिखाया वो आप हाइड्रोजन से सैटिस्फाई करिए। और इसी प्रकार आप यहां देख सकते हैं, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, और ये हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं ये भी हो गया 2 डिग्री और ये भी हो गया 2 डिग्री। तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम स्टेबिलिटी के होंगे, अप्रॉक्सीमेटली। और आपको पता है कि जो डी वाला स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक है, तो आपने फाइनल डिसीजन ले लिया है। जो फाइनल डिसीजन है वो डी इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि नंबर सी है, और जो ए और बी है ये अप्रॉक्सीमेटली सेम स्टेबिलिटी के होते हैं, और ये ए इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ सेम स्टेबिलिटी एज बी। तो ये जो ऑर्डर है ये हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के आधार पर निकाला, डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर निकाला कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और फिर ए और बी दोनों 2 डिग्री हैं, तो रफली दोनों की स्टेबिलिटी सेम होती है। तो इस प्रकार से आज के इस लेसन में हमारा प्रयास रहा कि आपको एरोमेटिक कैरेक्टर वाले कार्बोकेटायंस या स्ट्रक्चर्स से अवगत कराया जाए। और अगर एरोमेटिसिटी आती है तो कैसे आती है? साइकिल होनी चाहिए, साइकिल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साइक्लिक करंट होना चाहिए, जैसे कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या प्लस सिंगल डबल, या माइनस सिंगल डबल, या लोन पेयर सिंगल डबल, ऐसे करके। तो हम एरोमेटिसिटी पर अपनी नेक्स्ट क्लास को रखने वाले हैं, जिससे आपको डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम बता सकें, कैसे एरोमेटिसिटी को पहचाना जाए, डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। ये एक छोटा सा एक आपको एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे एरोमेटिक कैरेक्टर आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और आपको उनको आगे रखना है।
तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले लेक्चर के साथ, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस खत्म हो चुका है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए और सबको इंक्लूड करने का प्रयास किया, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एरोमेटिक कैरेक्टर्स पर होगा। हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स लेने वाले हैं और वहां पर एरोमेटिसिटी को कैसे पहचाने, डिफरेंट कॉन्जुगेशंस को कैसे पहचाने, और कौन एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू very much.